दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। और ये वीडियो नंबर 14 होने वाली है और 13 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनकी प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हो। और आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इसकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो आपको पता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 समानता के अधिकार से संबंधित है, और 19 से लेकर 22 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, और 23 से लेकर 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। और आपको पता है 25 से लेकर 28 का कौन सा हो जाएगा? तो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया जाता है? तो भारत के गवर्नर जनरल का पद, तो मैं सबसे पहले बात करूं चार्टर अधिनियम 1813 की। इसके तहत क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है भारत में, और चाय और चीनी को छोड़ के सिर्फ। और फिर मैं बात करूं चार्टर अधिनियम 1833 की। इसके अकॉर्डिंग बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के गवर्नर जनरल का पद नियुक्त है किसके द्वारा सृजित है? इसके अकॉर्डिंग हुआ था कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा 1833 चार्टर अधिनियम के तहत। अब मैं बात करूं भारत का राज्यपाल अधिनियम 1858, इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत हुआ हुआ था कि भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय होगा। तो ये थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित है? तो मैंने आपको एक दिन भारत के क्षेत्र पढ़ाए थे कि भारत के टोटल कितने क्षेत्र हैं। भारत 3 क्षेत्रों में डिवाइडेड है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है कच्चे माल का उत्पादन, जैसे अपना कृषि हो जाएगी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कृषि हो जाएगी। द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं? उद्योग आते हैं, जैसे अपना सीमेंट उद्योग हो जाएगा। और तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? तृतीय क्षेत्र में आती हैं सेवाएँ, जैसे बैंकिंग हो जाएगी। ये सेवाएँ आती हैं तृतीय क्षेत्र में। तो अब मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा रोज़गार प्रदान कौन करता है? तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोज़गार प्रदान करता है भारत में, क्योंकि इसमें कृषि आती है और भारत का सर्वाधिक जो है सर्वाधिक व्यक्ति कृषि में जुटे हुए हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि। और मैंने आपके लिए एक इसी मॉक टेस्ट की सीरीज़ में मैंने आपके लिए पढ़ाया भी था। यदि आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप इसको समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर किसका दूसरा नाम है? तो यह पूछना चाह रहा है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था? तो इसकी पीढ़ियों के बारे में जानते हैं। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में क्या यूज़ हुआ था? तो इसकी पहली पीढ़ी कब स्टार्ट होती है? 1940 से इसकी पहली पीढ़ी स्टार्ट होती है। कहाँ तक चलती है? 1956 तक मानी जाती है। कोई ये फिक्स नहीं है, कभी 1-2 सन आगे पीछे भी हो सकती है। और इसकी पहली पीढ़ी में क्या यूज़ होता है? तो वैक्यूम ट्यूब इसकी पहली पीढ़ी में यूज़ होता है। वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी में यूज़ होता है। दूसरी पीढ़ी में क्या यूज़ होता है? तो ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में यूज़ होता है। और तीसरी पीढ़ी में क्या यूज़ होता है? तीसरी पीढ़ी में होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आईसी कहते हैं, वो तीसरी पीढ़ी में यूज़ होते हैं। और चौथी पीढ़ी में क्या यूज़ होता है? तो चौथी पीढ़ी में जो होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर किसमें यूज़ होता है? चौथी पीढ़ी में। और पाँचवीं पीढ़ी में फिर क्या यूज़ होता है? तो पाँचवीं पीढ़ी में एआई स्टार्ट हो जाती है। और 2010 के बाद की सभी पीढ़ियाँ पाँचवीं पीढ़ी में अंतर्गत आती हैं। तो ये थे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के त्रिचरण और नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है कि 1950 में डॉक्टर होमी भाभा ने नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना की थी। अब मैं बात करूँ विक्रम साराभाई की। तो विक्रम साराभाई कौन है? तो आप इसको जानते होंगे, इनको जानते होंगे। इन्होंने इसरो की स्थापना की थी। इसरो की स्थापना कब करते हैं? 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना करते हैं। मैंने आपके लिए पढ़ाया ही था। मॉक टेस्ट नंबर 13 में मैंने आपके लिए पढ़ाया भी था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? तो भारत के टोटली 26 संगठन हैं जो संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं, जिसमें यूनेस्को हो जाएगा, यूनिसेफ हो जाएगा, डब्ल्यूएचओ हो जाएगा, डब्ल्यूटीओ हो जाएगा। ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि टोटल कितने अंग हैं? 26 अंग हैं, इनमें भारत शामिल है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने इरविन को लेके अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनसे कुछ कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। तो महात्मा गांधी ने टोटली 11 मांग की थी गांधी इरविन समझौते के तहत। और गांधी इरविन समझौता कब होता है, आपको याद होगी, 5 मार्च 1971 को गांधी इरविन समझौता होता है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार है। तो जीने का अधिकार क्या है, यानी कि प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल कौन से में, आर्टिकल 21 में। मैंने आपके लिए एक वीडियो कराई है टोटली अनुच्छेद पर आधारित। तो उस वीडियो में मैंने आपके लिए सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, हमें जीने का अधिकार है, प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इन इंडिया के प्रतीक में बने शेर को दर्शाया गया है। तो बनी शेर को क्या दर्शाया गया है, तो चक्र दंतों के द्वारा इसको दर्शाया गया है। मैं आपके लिए फोटो दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो। ये है मेक इन इंडिया का लोगो। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चक्रों के द्वारा इसको दर्शाया गया है। ये मेक इन इंडिया का लोगो है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालानुक्रम ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, यानी कि ये पूछ रहा है इन घटनाओं में से सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है, तो आपको याद होगी। तो यह 12 मार्च से गांधी जी की दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है, और 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होती है, और 6 अप्रैल 1930 में ख़त्म होती है। तो ये कब होती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, तो अब ये 8 अगस्त 1942 में होता है। 8 अगस्त 1942 में। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट होता है, असहयोग आंदोलन होता है 1920 में स्टार्ट। और जलियांवाला हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। तो इनमें सबसे पहले कौन सी घटना होती है, ऑप्शन नंबर डी जलियांवाला हत्याकांड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो आप जानते होंगे न्यूजीलैंड अष्टक के द्वारा अष्टक नियम प्रतिपादित किया गया था, तत्वों को संयोजित क्रम में जमाने के लिए। और डोबेरोइनर ने क्या दिया था, तो डोबेरोइनर ने दिया था त्रिक नियम। यह भी पूछ लिया जाता है कि त्रिक नियम किसने दिया था, तो डोबेरोइनर ने त्रिक नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। मेंडलीफ ने क्या किया था, मेंडलीफ ने एक अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, और वह परमाणु भार के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया था। पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी किसके अकॉर्डिंग व्यवस्थित की थी, तो वो की थी परमाणु भार के अकॉर्डिंग। और इसमें पूछूं कि समूह कितने थे, और इनमें पूछूं आवर्त कितने थे, यानी कि समूह और आवर्त कितने थे इसमें। तो समूह की संख्या थी 8 और आवर्तों की संख्या थी 6। और मैं आधुनिक आवर्त सारणी में पूछूं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप या समूह कितने हैं और आवर्त कितने हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ग्रुप हो जाएंगे, और आवर्त कितने हो जाएंगे, 7 आवर्त हो जाएंगे। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ग्रुप और समूह से रिलेटेड। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया था। तो शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया, तो आपको याद होगी 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, और इसके अकॉर्डिंग 5 विषयों को राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है, 5 विषयों को। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया जाता है। और ये 5 सब्जेक्ट कौन से थे, तो ये 5 विषय थे, जिसमें अपना पहला हो जाएगी शिक्षा, शिक्षा हो जाएगी, वन हो जाएगी, वन्य जीव संरक्षण हो जाएगा, और माप तोल हो जाएंगे अपने, और न्यायिक प्रशासन हो जाएगा। ये 5 विषय होते हैं, आपको शिक्षा को ध्यान रखना है। शिक्षा और वन संरक्षण, ये 3 याद रखने हैं। ये 3 ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कब किया जाता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में शामिल किए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, किस सूची में शामिल किया जाता है, तो ये सूची में शामिल किए जाते हैं 26 समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर डी बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली में हिस्से में शामिल किया गया था। तो आपको पता होगी, यदि आपने वोट डाली होगी तो उसमें एक नोटा का ऑप्शन आता है, लेकिन हम इसको कहते हैं नन ऑफ दीज, यानी इन वोटों में से किसी में नहीं डाल सकते। ये कब स्टार्ट किया था, 2013 में स्टार्ट किया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 है,
तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन क्या है? एक थर्मल पावर प्लांट है और ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तूतीकोरिन का। पूछूं कि सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है भारत का? ये आपको पता होगी कि विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किसने किया था? आपको पता है, एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया था और इसने दिल्ली से राजधानी भी चेंज की थी। कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली से राजधानी कौन सी चेंज की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद राजधानी चेंज की थी इसने, फिर बाद में दौलताबाद से दिल्ली कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बात करूं तुगलक वंश की, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है तुगलक वंश के? तो गयासुद्दीन तुगलक ऑप्शन में नहीं है, तो गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? तो आपको याद होगी 1957 की बलवंत राय मेहता समिति, 1957 की बलवंत राय मेहता समिति, उसमें तीन तीन स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पर बांटा गया था। उसमें पहली थी ग्राम स्तर पर कौन सी? ग्राम पंचायत। और दूसरी थी ब्लॉक स्तर पर कौन सी थी? पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर। और जिला स्तर पर थी जिला परिषद। तो आपको ये याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश है पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो यह हुई थी 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। मैंने आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 13 में कराया था कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। क्योंकि आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन हमारा 1992 ये लागू कब होता है? तो यह 24 अप्रैल 1993 में यह लागू होता है, इसलिए 24 तारीख को पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो, नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको पता होगी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है नाटो का? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है नाटो का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारूनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मारूनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। मारूनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से। आप इसको कैसे कनेक्ट करके याद कर सकते हो, मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपके लिए। मारूनी को आपको कैसे कनेक्ट करना है? जैसे मारूनी मतलब किसी को मारना, हम किसी को मार सकते हैं, मारूनी को आप मारना से याद कर लेना। और सिक्किम को याद करना, सिख। सिख माने क्या होता है? SICK। सिख माने क्या होता है? बीमार। जब कोई आदमी बीमार होता है तो हम उसको आसानी से मार सकते हैं। तो मारूनी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? सिक्किम में। और आपको पता होगी त्रिपुरा के इंपॉर्टेंट नृत्य कौन से हैं? जैसे होजागिरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि होजागिरी किस किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह त्रिपुरा का प्रसिद्ध नृत्य है होजागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार में स्थित है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्व बैंक की एक संस्था है ये, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसको आपको याद करना है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना कब होती है? 1944 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। WORM का पूर्ण नाम क्या होता है? पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपको पता है, डब्ल्यू से होता है राइट वन रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी बॉर्म की फुल फॉर्म होती है WRM की, राइट वंस रीड मैनी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, राइट वंस रीड मैनी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई चोटी है? तो पर्वतों की गैर एशियाई का मतलब क्या हो जाएगा, जो एशिया से बाहर हैं उनमें से सबसे ऊंची चोटी किसकी है? आपको पता है एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, और इसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है? 8,848 किलोमीटर। किलोमीटर मतलब मीटर में 8.8 किलोमीटर है इसकी ऊंचाई। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी एशिया में है, इसलिए पूछ रहा है गैर एशियाई, एशिया से बाहर इनमें से सबसे ऊंची चोटी किसकी है? मैं एल्ब्रुस की बात करूँ, यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस। और एकांकागुआ इसकी मैं बात करूँ, और किलिमंजारो, किलिमंजारो कहाँ की है? किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और एकांकागुआ कहाँ की है? तो यह है दक्षिणी अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इन सब चोटियों में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और ये वो अगर वो कहता कि सबसे ऊंची चोटी किसकी है, तो माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा निर्मित भारत का पहला मानव रहित उपग्रह, आपको याद होगी मानव रहित उपग्रह कौन सा है भारत का पहला? तो आर्यभट्ट हो जाएगा मानव रहित उपग्रह। और ये कब लॉन्च होता है? और 19 अप्रैल 1975 को यह लॉन्च होता है। प्रथम मानव रहित उपग्रह आर्यभट्ट हो जाएगा। और डेट याद रखनी है 19 अप्रैल 1975 को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लागू होती है? 1993 में। सीधी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लागू होती है? 1993 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैंने अभी अभी लिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस है इसे एग्जाम में आने के। भारत को किसकी रोकथाम के लिए वर्ष 2025 ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार में से सम्मानित किया गया है? तो ब्लूमबर्ग 2025 ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार भारत को किसकी रोकथाम के लिए दिया गया है? तो वो दिया गया है तम्बाकू की रोकथाम के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये थे 27 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आपने वीडियो यहाँ से यहाँ तक देख ली है तो आपके लिए दिल से थैंक्स। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए।